स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज। मेल का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा क्लास 1 एयर है। क्लास 1 में अगर कोई नहीं है तो क्लास 2 के फर्स्ट एंट्री फादर एंड सो ऑन। 2 में भी कोई नहीं है तो एग्नेट्स एंड लास्ट में कॉग्नेट्स। ये मेल का पढ़ चुके हैं। फीमेल में ऐसे नहीं है। फीमेल में मेनली तो उसके बच्चों और उसके हस्बैंड को ही प्रॉपर्टी मिलेगी, इन ब्रीफ अगर आपको बताऊं। और अगर उनमें से कोई नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा इसमें सक्सेशन की लिस्ट के हिसाब से चीजें नहीं बनाई। फिर इन्होंने ऐसे सिस्टम बना दिया कि अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हुई है तो वो वापस पेरेंटल साइड में चली जाएगी, यानी मदर फादर से कोई प्रॉपर्टी मिली है तो उन्हीं को वापस लौट जाएगी, वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो भी मेल फीमेल के रूल्स हैं। और अगर इधर हस्बैंड से फादर इन लॉ से कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसको मिली है तो वो उसमें फिर नॉर्मल वही मेल्स वाले रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि कोशिश मेरे को लगता है इस लॉ की यही है कि अगर वाइफ की अपनी कोई चीज है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो उसके बच्चों में, अगर बच्चे नहीं है तो बच्चों के बच्चों में, और हस्बैंड को बांट दी जाए। दैट इज आपको इसको पूरा पढ़ने के बाद यही लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा नहीं है, सबको एक साथ मिल जाएगी, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज एक लेडी की, हिंदू लेडी की डेथ होती है तो उसके बाद 2 बच्चे हैं और हस्बैंड है तो तीनों को इक्वल मिल जाएगा, उसमें ज्यादा कोई कलाकारी नहीं है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा 15-16 सेक्शन जो है वो 2 सेक्शन जो है, सेक्शन 15 एंड 16, ये दोनों डिस्कस करने हैं। सो व्हेन ए फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेड, दैट इज विदाउट विल, वही तो पढ़ने वाली बात है, क्योंकि अगर विल है तो फिर तो विल के हिसाब से ही चलेंगे। तो सेक्शन 15 जो है ये बताता है कि कौन इनहेरिट करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो 16 में है। पहले हम 15 की बात करते हैं। तो इसमें एक स्पेशल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जो है वो समझाया गया है। इसमें क्लास 1 टू एयर्स मेल हिंदू स्टाइल से नहीं दिया गया है। चलो क्या दिया है 15(1) में जो सबसे पहली एंट्री है उसमें मेनली 3 जन है, सन डॉटर हस्बैंड। मेनली ये 3 है, यानी अगर एक हिंदू लेडी की डेथ होगी तो स्पेशली उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उसने खुद कमाई है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी इन 3 में इक्वली। अगर बाय द वे सन या डॉटर की डेथ पहले हो चुकी है तो फिर उनके बच्चे, सन या डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर। बाय द वे अगर बेटा या बेटी की डेथ हो चुकी है तो उनके बच्चे। तो मुझे लगता है 99% केसेस में किसी भी लेडी के लिए कोई तो होगा ही, या तो बेटा होगा या बेटी होगी या उसके बच्चे होंगे या हस्बैंड होंगे, कोई ना कोई तो होता ही है। तो उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि हस्बैंड की भी पहले डेथ हो चुकी है, मान लेते हैं उसके कोई बच्चे भी नहीं थे अब, तब फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके लिए फिर अलग रूल्स जो हैं वो जाएंगे। सो इफ एनी एयर एग्जिस्ट इन दिस कैटेगरी देन लेटर कैटेगरीज डू नॉट इनहेरिट। मैंने कहा ना नॉर्मल तो इन्हीं में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। दैट मीन्स सेकेंडली फिर ये जाएगी अपॉन द एयर्स ऑफ हस्बैंड। This means the husband's heir will inherit as if the husband had died intestate as per the rules applicable to succession of a male Hindu। यानी कि अगर मान लेते हैं एक्सट्रीम एग्जांपल, एक लेडी की डेथ हुई, उसके हस्बैंड भी अब नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बच्चों के बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है, तभी हम बी सेकेंडली जो बात कर रहे हैं ये बात ही तब एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो पहले में किस्सा खत्म, बात खत्म। अब मान लेते हैं ऐसा हुआ तो फिर हम औरत के हिसाब से नहीं चलेंगे। जो मेल का वो क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर, एग्नेट कॉग्नेट पढ़ के आए ना, फिर उसके हिसाब से ये सक्सेशन हो जाए। अब मैं कैसे मान लूं कि वो चारों भी नहीं है खैर मान लेते हैं कि वो चारों कैटेगरी भी नहीं है, तो फिर थर्डली अपॉन ये प्रॉपर्टी जाएगी मदर एंड फादर के पास, कम से कम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये मान लेते हैं कि अगर सपोज हस्बैंड के एयर्स भी नहीं है then it will go to the mother and father। अब मान लेते हैं कि मदर एंड फादर भी नहीं है, मान लेते हैं, तो फिर ये किस पे जाएगी, एयर्स ऑफ फादर। फिर मेल सक्सेशन का रूल एप्लीकेबल होगा फादर के हिसाब से, और अगर वो भी नहीं है तो फिर ये जाएगी आपके एयर्स ऑफ मदर के पास। इस तरह से ये कानून जो है इन्होंने बना रखा है 5 कैटेगरीज में। ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया 5 स्टाइल से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मेनली तो डिस्ट्रीब्यूशन सन डॉटर हस्बैंड पे करने का मन है। बाय द वे सन डॉटर ना हो तो उनके बच्चे ले लेंगे, ठीक हो गया। अगर वो नहीं हो तो फिर हस्बैंड के हिसाब से, उसमें अब 4 एयर्स के हम क्लास 1 क्लास 2 पढ़ाए थे और इतनी डिटेल्ड थी वो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी बंदे का कोई ना हो।
फिर भी इन लोगों में पेशेंस है, कानून बनाते वक्त बोल दिया हस्बैंड के एयर्स भी ना हो तो मदर फादर, उनके भी एयर्स ना हो, मतलब वो मदर फादर भी ना हो तो फादर के एयर्स वो भी ना हो तो फिर मदर के एयर्स। चलो, तो कुल मिला के कहानी हो गई सेक्शन 15 में। इसमें लेकिन इन्होंने दो एक्सेप्शन लगा दी जो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी इंट्रोडक्शन देते वक्त वीडियो का, कि अगर कोई प्रॉपर्टी पेरेंटल साइड से आई है, मदर फादर से इनहेरिट होके आई है, तो वो फिर हस्बैंड के एयर्स में नहीं बटेगी, मतलब इधर नहीं बट के वो वापस चली जाएगी। जैसे माना किसी भी लड़की के जो मैरिड है, मान लेते हैं इनहेरिट होके प्रॉपर्टी उसको मिल गई अपने फादर से, मायके की प्रॉपर्टी हिंदी में समझो तो, ठीक है, पेरेंटल साइड लड़की की, मैरिड लड़की की पेरेंटल साइड मायका, वहां की प्रॉपर्टी आ गई तो वो वापस वहीं चली जाएगी, उनके हिसाब से बटेगी। ये है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर। इफ ए फीमेल हिंदू हैड इनहेरिटेड property from her father or mother and she dies without any son, daughter and this, then इसमें it will go to the heirs of father, ठीक है। so property inherited from parents, मैं इसको बहुत आराम आराम से पढ़ के बता रहा हूँ, goes back to the parental family, that is the funda, कि अगर ये प्रॉपर्टी आपकी आई है इनहेरिट होके पेरेंट से तो ये पेरेंटल फैमिली को चली जाएगी। सिमिलरली दूसरा रूल भी बना दिया, अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई हस्बैंड फादर इन लॉ साइड से, यानी कि ससुराल से, ठीक है ना, तो फिर प्रॉपर्टी इधर उधर ना जाके उन्हीं को वापस चली जाएगी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हस्बैंड साइड, ये वही चीज हो गई जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड साइड से आई है तो गोज बैक टू द हस्बैंड्स फैमिली, वो फिर उन्हीं के पास वापस चली जाएगी इफ द वुमन डाइज इशूलेस। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा अगर प्रॉपर्टी फादर इन लॉ से मिली हो, अगर प्रॉपर्टी फादर से मिली हो लेकिन उसके बेटा बेटी हैं, तो क्या उनको मिल जाएगा सब कुछ? यस। ये सारी राम कहानी कब पढ़ा रहा हूं? ये सारी राम कहानी तब है जब बच्चे ना हो। बात समझ में आई? शी डाइज, ये ऊपर वाले पॉइंट में भी यही था, पहले इसको समझना पड़ेगा। एंड शी डाइज विदाउट लिविंग एनी सन और डॉटर, ना उसके बच्चे ना बच्चों के बच्चे, तब ये कानून एप्लीकेबल होगा। ऐसे ये जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हस्बैंड फादर इन लॉ है, इसमें भी अगर उसकी डेथ हो रही है विदाउट एनी सन और डॉटर इंक्लूडिंग देयर बच्चे, मतलब कि ना तो बच्चे हैं ना बच्चों के बच्चे हैं, तो ये कानून एप्लीकेबल होगा कि पिता की प्रॉपर्टी पिता की फैमिली में वापस चली जाएगी, फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी फादर इन लॉ की फैमिली में वापस चली जाएगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सन डॉटर हस्बैंड है, मेनली तो यही तीन थे ना, शुरू से मैं पढ़ा रहा हूं बार बार, तो इनको इक्वल मिल जाएगी, इसमें कुछ सीक्वेंस वाला कोई फंडा नहीं है। बात आ रही समझ में? दे विल बी इनहेरिटिंग इट टुगेदर एंड इक्वली, बात खत्म, ठीक है ना। और ये भी मैंने आपको पढ़ाई दिया था रूल कि अगर बाय द वे बेटा या बेटी की डेथ हो जाए तो उसके बच्चे, यानी कि बेटा अगर बाय द वे पहले डेड हो गया तो उसके बच्चे इनहेरिट कर लेंगे, ऐसे अगर बेटी की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे इनहेरिट कर लेंगे। और याद रखना उनके बच्चों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक लेडी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी और उसकी डेथ हो गई, 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो मैंने क्या पढ़ाया कि सन को मिलेगी, डॉटर को मिलेगी, हस्बैंड को मिलेगी, तो 10-10 लाख बनते थे। मान लेते हैं बेटी की डेथ हो गई थी, जिस औरत की अब डेथ हुई उसकी बेटी की उससे भी पहले डेथ हो गई थी, ठीक है, तो अब डॉटर की जगह किसकी जगह आएगी? उसके बच्चों की। मान लेते हैं 10 लाख की प्रॉपर्टी में उस औरत के जो बेटी थी जिसकी अब डेथ हो चुकी उसके 4 बच्चे थे, तो वो 10 ही लाख मिलेंगे उनको, लेकिन हाँ 2.5 लाख चारों में बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना। अगर आपको ज्यादा नंबर में ये पूछ लें तो क्योंकि इन्होंने इसमें बोल दिया बार बार सक्सेशन ऑफ मेल्स के रूल लग जाएंगे, तो भाई 20 नंबर में अगर आपको परेशान करें, क्वेश्चन तो 10 नंबर का बनता है, अगर 20 नंबर के लिए क्वेश्चन बनाए तो फिर इसमें बीच में लिखा ही हुआ है कि अगर कोई नहीं होगा तो मेल्स के सक्सेशन के रूल लग जाएंगे, तो फिर वो वाले भी लिख दो थोड़ा बहुत, प्लस इलस्ट्रेशन बना दो, जैसे मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ 30 लाख की, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल बनाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और उसी एग्जाम्पल को एक बार ले लो, जैसे कि बच्चे जिंदा हैं, एक बार ले लो कि बच्चे नहीं है, बच्चों के बच्चों को बट रही है, तो कितना लंबा आंसर बन जाएगा, और वो भी रेलेवेंट विद इलस्ट्रेशन, तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पर ये आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है जी। चलो, थैंक यू।